दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 6 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सीज फायर को लेकर आई बहुत बड़ी खबर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हमास से सीधा राब्ता कायम किया, इसराइल को नहीं लगने दी हवा। यमन के हाउथीज पर बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका, एयरक्राफ्ट कैरियर किया तैनात। यूएस और इसराइल कर रहे किसी मिशन के लिए बड़ी ड्रिल। क्या B-52 बॉम्बर और फाइटर जेट से हो रही हमले की तैयारी, लेकिन किस पर? अमेरिकी फौजियों को बचाना है तो सीरिया से फौज निकाल लेनी चाहिए, सीरिया के साबिक यूएस एम्बेसडर का मशवरा। और ईरानी पार्लियामेंट में तेज हो रही सरकारी नौकरी के घंटे घटाने की मांग। सवाल खैर, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, समझ में नहीं आ रहा इसे अच्छी खबर कहूं, बड़ी खबर कहूं, क्या कहूं, क्योंकि अभी इसका नतीजा नहीं पता है। लेकिन इसराइल के लिहाज से तो ये बुरी खबर है। गजा के लिए आई एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। सीज फायर के लिए इसराइल को किनारे कर दिया गया है। हमास से खुद बात कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी हुकूमत हमास से सीधा राब्ता कर रही है। और यह 32 साल बाद हो रहा है जब अमेरिका और हमास बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन पहली दफा हमास के साथ सीधा राब्ता कायम कर रहा है, जिसका मकसद गजा स्ट्रिप में कैद अमेरिकन होस्टेजेस की रिहाई और गजा में जंग का बिल्कुल से खात्मा करना है। व्हाइट हाउस ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हां, हम हमास से बात कर रहे हैं। और ये इजराइल को बाद में पता चला। ये गुफ्तगू, ये बातचीत कतर में हुई है अमेरिका और हमास के दरमियान। इसराइल को किनारे लगाए जाने से तिलमिलाया इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल याद दिला रहा है कि अमेरिका ने हमास को एक दहशतगर्द तंजीम, एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार दे रखा है। फिर वो हमास से बात कर रहा है। कैसे कर सकता है वो एक दहशतगर्द तंजीम से? अमेरिका ऐसा कब से करने लगा, लेकिन वक्त होता है। अखबार लिखता है कि यूएस ने इस आइडिया पर इसराइल से मशवरा जरूर किया था कि हम हमास से बात करना चाहते हैं, मगर तमाम गुफ्तगू की तफसीलात शेयर नहीं की गई कि हमने बात कर ली। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा के बीच पर मौज मस्ती करने का ख्वाब दिखाकर खुद चुपके से हमास से बात कर ली और नेतन्याहू को उसकी भनक तक नहीं लगने दी। वाह, ये कैसी दोस्ती है! ये नहीं होना चाहिए था। नेतन्याहू के साथ जो बुरा हुआ, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। अब हमास और अमेरिका की बात कहां तक पहुंची और अमेरिका के होस्टेजेस को छोड़ने के बदले हमास ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या शर्तें रखी, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया, लिहाजा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है कि इसकी एक अलग से डिटेल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ में सारी खबरों को भी तो दिखाना है, सिर्फ एक खबर नहीं दिखा सकते। लिहाजा आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसी मुद्दे पर होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। डबल XL साइज है ये, डबल XL। अमेरिका हमास से बात कर रहा है, इसराइल साइडलाइन हुआ पड़ा है। कुछ समझ रहे हैं? अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने यमन के हाउथीज को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने के एक दिन बाद मिडिल ईस्ट में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दिया है। यूएस मिलिट्री के मुताबिक USS हैरी S. ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर वापस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के एरिया में आ गया है। हाउथीज ने कहा था कि उन्होंने इसे स्ट्रक किया है, इसलिए वो रेड सी के इलाके से भाग गया, लेकिन ये वापस आ गया, इसे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा। ये कैरियर पहले रेड सी में 2 महीने तक हाउथीज के हमलों का जवाब देने के लिए कॉम्बैट ऑपरेशंस में मसरूफ था, मगर फिर सौदा बे में पोर्ट विजिट और इजिप्ट के पोर्ट साइद के करीब एक मर्चेंट वेसल से टकराने के बाद ये रिपेयर के लिए रुक गया था। कुछ कहते हैं कि हाउथीज की मिसाइल से जख्मी हुआ था, बताया गया कि उधर टकरा गया था, जख्म इधर के थे, कहा गया इलाज उधर का था। माना यह जा रहा है कि अमेरिका इसको हाउथीज के खिलाफ किसी मिशन को अंजाम देने के लिए लाया है। अब ये वापस मिडिल ईस्ट के समंदर में आ गया है और यूएस सोमालिया जॉइंट एयर स्ट्राइक्स में भी शामिल रहा है, जो सोमालिया में हो रही। इस दौरान हाउथीज ने एक MQ-9 रीपर ड्रोन गिराने का दावा किया है, जो अमेरिका के ऑपरेशन पोसिडियन आर्चर के तहत हाउथीज के खिलाफ मिशंस पर था। अमेरिका का MQ-9 गिरा है। अमेरिका तो कह रहा है कि अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अमेरिका जो कह रहा है, हालांकि वो यही कह रहा है, फिर से दोहरा दूंगा कि हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया था, लेकिन हाउथीज कह रहा हमने गिराया था। टेंशन अमेरिका और हाउथीज के बीच फिर से बढ़ रहे हैं। ये इस सिलसिले की पहली खबर थी।
अब इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर को पिछली खबर से जोड़कर सुनिए और याद रखिएगा उस खबर को भी। यूनाइटेड स्टेट्स ने यमन के हाउथी मूवमेंट के 7 सीनियर अफसरों पर पाबंदियां यानी कि सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक ये लोग मिलिट्री ग्रेड असलहा और वेपन सिस्टम स्मगल कर रहे थे और रशिया से हथियार खरीदने के लिए लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। इसके अलावा अब्दुल वली अब्दो हसन अल जाबरी, नाम याद रखिएगा, और उनकी कंपनी अल जाबरी और उनकी कंपनी अल जाबरी जनरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो यमनियों को रशिया की तरफ से यूक्रेन में लड़ने के लिए भर्ती कर रहे थे। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, वो भर्ती कर रहे थे यूक्रेन में लड़ने के लिए यमन के नौजवानों को, और हाउथीज के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए फंड जमा कर रहे थे। अमेरिका के हिसाब से ये गलत है, लिहाजा उन्हें सैंक्शन किया गया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यूएस हाउथीज को रशिया, चाइना और ईरान से हथियार हासिल करने और रेड सी की सिक्योरिटी को खतरे में डालने पर जवाबदेह ठहराने के लिए पुरअज़्म है। फिर मैं कह रहा हूं कि अमेरिका हाउथीज पर कोई बड़ा एक्शन लेने का प्लान जरूर बना रहा है। आप नजर रखिएगा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि यूएस ने हाउथी मूवमेंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने का अमल शुरू कर दिया है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले के फैसले के मुताबिक है। मगर इसके नतीजे में रीजनल सिक्योरिटी और यमन की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बिगड़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। बात दोनों तरफ से करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए कि नतीजे क्या होंगे, क्योंकि इंपोर्टर्स को डर है। क्यों खतरा मंडरा रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बिगड़ने का? क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं उनको भी डर है कि अगर उनका माल हाउथीज के हत्थे लग गया या उन तक पहुंच गया तो वो भी यूएस की पाबंदियों का शिकार हो सकते हैं। मतलब जो इंपोर्टर्स इस इलाके से जहाज लेकर गुजरते हैं उन्हें भी इस बात का डर लग रहा है कि हाउथीज के हत्थे चढ़ जाएगा। अगर यूएस ने हाउथीज पर पाबंदियां लगाई फिर हमारा ट्रेड चौपट हो जाएगा। उधर एड पहुंचाने वाले इसलिए परेशान हैं कि यूएस ने एड जो पैसा जाता है ना, उस बजट में कटौती कर दी और इसका असर यमन तक भी पहुंच गया है। अब पिछली 2 खबरों को इस खबर से जोड़कर सुनिए, जो मैं तीसरी खबर इस सिलसिले में आपको सुनाने जा रहा हूं। अल अरेबिया न्यूज की 5 मार्च की खबर कहती है कि इस हफ्ते अमेरिकी मिलिट्री ने एक B-52 बॉम्बर को मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ाया, जो पिछले 1 महीने में वॉशिंगटन की यानी अमेरिका की तरफ से तीसरा बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन था। B-52 कोई एम वाले फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स थोड़ी ना है। इस दफा ये ऑपरेशन इजरायली फाइटर जेट्स के साथ मिलकर अंजाम दिया गया। सोने पे सुहागा बात यह है, मतलब अमेरिका और इजराइल मिलकर आसमान में किसी हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आओ कबड्डी पाला पाला। ऑपरेशन से वाकिफ अफसरों ने अल अरेबिया इंग्लिश को बताया कि इन ड्रिल्स का मकसद दुश्मनों को यह पैगाम देना है कि अमेरिका अपने मुफादात यानी अपने इंटरेस्ट और इत्तेहादियों को का हर जगह और हर वक्त दिफा यानी डिफेंस करने की सलाहियत रखता है, उन्हें बचाने, उनकी हिफाजत करने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। ये ऑपरेशन अमेरिका के मुसलसल फोर्स पोस्टर ड्रिल्स का हिस्सा है, जो यमन के हाउथीज, देखा यमन के हाउथीज का जिक्र यहां भी आ गया, जो यमन के हाउथीज पर ज्यादा प्रेशर डालने के लिए किए जा रहे हैं। ये तमाम ड्रिल्स वगैरह हाउथीज को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO करार दिया था। गजा में सीज फायर के दौरान कुछ वक्ती सुकून के बाद हाउथीज ने दोबारा अमेरिकी फाइटर जेट्स और एसेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल से अमेरिकी फाइटर जेट्स और MQ-9 रीपर ड्रोन्स पर हमले किए हैं, ये खबरें आईं। इस हफ्ते हाउथीज ने दावा किया कि उन्होंने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिरा दिया, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसका पेट मतलब उस ड्रोन से राब्ता कट गया था, पेट खराब का। इन हालात में देखें तो मैं तीसरी बार कहूंगा आपसे कि नजर बना कर रखिए, कमजोर हो फिर भी बना कर रखिए, कुछ खाइए। अमेरिका और इजराइल लाल सागर के किनारे कुछ करने वाले हैं, लेकिन क्या वो पहले हाउथीज को नुकसान इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि उसके बाद उन्हें गजा में कुछ बड़ा करना है? कड़ियां जोड़कर देखिए ना हुजूर, क्या जवाब निकलता है। क्योंकि हाउथीज ने तो
इसराइल को वार्निंग दी है ना कि अगर गजा पर हमला किया दोबारा तो याद रखना हमारा हाथ ट्रिगर पर है और क्रॉस हेयर में तुम्हारे कब्जे के सारे इलाके और अमेरिका के इंटरेस्ट है। यह खबर हमने आपको परसों ही दी थी गालिबन, या 2 मार्च को, याद तो होगा आपको। हम जरा हल्के हल्के बोलते हैं, देखिए हमारे आबाई वतन की हम आ जाती है, वरना तो दिल्ली एनसीआर का मैं मेरे अंदर बस चुका है। हम हल्के हल्के खबर देते हैं आराम से, ताकि आप आराम से समझ सकें क्या ये लहजा आपको पसंद आता है या हम थोड़ा और तेज बोलें। 5-10 लोगों की बात नहीं मानेंगे, ज्यादातर लोगों की बात मानेंगे। बढ़ते आगे, बात सीरिया की करते हैं। सीरिया में यूएस एम्बेसडर के ओहदे पर काम कर चुके रॉबर्ट फोर्ड नाम के शख्स ने बुध के दिन ये दावा किया कि अमेरिका को अपनी फौज सीरिया से निकाल लेनी चाहिए ताकि बेहतर तरीके से इस इलाके की मदद की जा सके। यानी अमेरिका की फौज जब तक सीरिया में रहेगी, सीरिया की मदद करने में दिक्कतें आती रहेंगी। फोर्ड का कहना है कि अमेरिकी मौजूदा हालात में सीरिया में रह नहीं सकते, अमेरिकन फौजी नहीं रह सकते, क्योंकि फोर्ड का कहना है कि उनकी फौज हर वक्त हमले का निशाना बन सकती है। कोई वाज़ेह मिशन या मकसद उनका है नहीं सीरिया में, तो काहे पड़े हो भैया? आगे की स्ट्रेटजी भी क्लियर नहीं कि करना क्या है। क्यों हो वहां पर? किसी बच्चे के जवान होने का इंतजार कर रहे हो या किसी बूढ़े के फौत होने का इंतजार कर? क्यों आ जाओ ना। उनका कहना है कि सीरिया की नई हुकूमत के साथ, फोर्ड का कहना है कि नई हुकूमत के साथ, अशरा के साथ ताउन करने से अमेरिका सीरिया से अपनी शर्तों पर निकल सकता है। मैं कहूंगा इज्जत के साथ निकल सकता है। अब 1-2 खबरें यहां से। ईरान के जितने भी लॉ मेकर्स हैं, या यूं कहें कि जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन लोगों ने हफ्ते में घंटे काम के घटाने का मुतालबा किया है, अपील की है, और इसके लिए इन्होंने बाकायदा वोट किया है। इन सबका ये कहना है कि चूंकि ईरान में जुमे की छुट्टी होती है, सिर्फ जुमे से काम नहीं चलेगा, अब जुमेरात की भी छुट्टी चाहिए। ठीक है, जुमेरात और जुमा यानी दो ऑफ एक वीक में 5 दिन काम करेंगे, 40 घंटे तक हम काम करेंगे हफ्ते में। मतलब 5 दिन का हमारा हफ्ता होगा, 2 दिन की छुट्टी, यानी 5 8 40 8 घंटे रोज काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। आप हमें 2 दिन की छुट्टी दीजिए। अब इस पर बहस चल रही है, वोट पड़े हैं लोग, सारे लोग ज़्यादातर सरकारी देखिए कितनी छुट्टी चाहते हैं। ऐसा लगता है सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत काम होता है, प्राइवेट में होता नहीं, जबकि प्राइवेट में तो ये तक कहते हैं कि भाई पसीना निकल रहा है, ऐसा करो, इसे बचा कर रखो, बाद में काम आएगा, खाना घर से हमारे लिए ले आ। मतलब इस तरीके से गाल खींच लेते हैं। सरकारी में चल रहा है। तो ये बुध के दिन जो सेशन ईरानियन पार्लियामेंट में हुआ था, वहां पर वर्क वीक को चेंज के लिए अप्रूव कर दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कि 40 घंटे का वर्क वीक होगा, थर्सडे फ्राइडे वीकेंड होगा। अब लेजिस्लेशन जो है इसे कंफर्म्ड होना है गार्जियन काउंसिल से, ताकि ये कानून बन सके। बन जाएगा तो हम बता देंगे, नहीं भी बताएंगे तो क्या जा रहा है यार, उनकी छुट्टी है, करें ना करें। अभी एक खबर देख लीजिए, महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले भैया हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने गजा के एक्सपेल्शन प्लान को आगे बढ़ाया, कि मतलब गजा से लोगों को हम बाहर निकाल देंगे, गजा को रिवियरा बनाएंगे, गजा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को दूसरे ममालिक में बसाएंगे, अगर ये किया अमेरिका ने और इस प्लान पर वो आगे बढ़े, तो महमूद अब्बास ने कहा कि हमारी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अमेरिका से हर तरह का ताल्लुकात ख़त्म कर ले। वो क्या यार, उन्हें कौन सी ठंड पड़ रही तुम्हारे ताल्लुकात ख़त्म करने से, है? क्या बात है। आप तो बोलते नहीं है जहां आपको बोलना चाहिए, वहां बोलना है जहां कोई फर्क ही नहीं पड़ना बोलने का। सर खड़े हुए एक बिल्डिंग के आगे, चमचमाती बिल्डिंग के आगे मेरे जैसा आदमी खड़ा हो गया जो उसके अंदर घुस नहीं सकता। आदिल खान वहां बिल्डिंग के आगे खड़ा चिल्ला रहा है, जा मैं तेरे अंदर फ्लैट नहीं लूंगा। अबे क्या पड़ जाएगा उसे? मैं घुसने की हैसियत नहीं रखता, मैं फ्लैट नहीं ले पाऊंगा, मैं ये चिल्ला रहा हूँ, क्या फायदा है? महमूद बात कर रहे हैं अमेरिका से ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। अशरगल अफसद की रिपोर्ट है, फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा में, उन्होंने अरब प्लान जो है उसका वेलकम किया है, जो जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। मिस्र ने प्लान पेश किया गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन का, तो गज़ा के रहने वाले तमाम फ़लस्तीनियों ने उसका खैर मकदम किया है, कहा कि बहुत शानदार प्लान है, काश इसे अमल में ले आइए ताकि गज़ा फिर से तामीर हो सके, जंग बंद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।
बाद की शो भी देखते रहिए।